तो विंड के चलने के बहुत सारे रीजंस में बताए गए इसमें, और विंड चलना नेचुरल पार्ट है और बाद में साइंस के अलग अलग जो कंसेप्ट है वो बाद में जुड़े हुए। तो सबसे पहले अगर हमें पढ़ना पड़े कि विंड को कैसे पढ़ें, तो हमारे पास सिर्फ दो ही रीज़न होना चाहिए। एक होना चाहिए लैंड का रीज़न और एक ओशन का रीज़न। एक कंसेप्ट में ध्यान रखना चाहिए, दिमाग में कंसेप्ट डालिए। तो ओशन के रीज़न में क्या होता है कि सन रेज़ जब ज़मीन को गर्म करे और पानी को गर्म करे तो ज़मीन ज़्यादा गर्म होता है, ये प्लस हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 3 मान लेते हैं, और ये इसकी तुलना में सिर्फ 1 ही हुआ। तो एक्चुअली में प्रेशर का डिफरेंस आ गया। अब कहेंगे प्रेशर कैसे आ गया, तो एक्चुअली क्या है, धरती पर हवा चलने का बेसिक रीज़न होता है टेम्परेचर प्रेशर का वेरिएशन, यानी कि चेंज होना। तो जब जो है धरती पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके ऊपर का हवा जो है ऊपर उठकर चला जाएगा, और हवा जो ऊपर उठ के चला जाएगा गर्म होकर, तो उसको फिलअप करने के लिए बगल की हवा यहाँ से चलेगी। तो एटमॉस्फेयर का जो एयर होता है, ये जब फ्लो करता है या ब्लो करता है तो वो ब्लोइंग या फ्लोइंग एयर को विंड कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय विंड, तो आप कहेंगे इसमें कि एक्चुअली द फ्लोइंग और ब्लोइंग एयर इन द एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज विंड। तो हमारे पास एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। इस कंसेप्ट से देखा जाए तो हवा चलने के क्या कारण मैंने बताया, प्रेशर और प्रेशर या टेम्परेचर, ये दोनों एक दूसरे के एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? और अगर किसी क्लोज जगह पर देखा जाए, जैसे गैस सिलेंडर देखा जाए, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए आपके बीच में क्वेश्चन आया था, मैंने प्रीवियस क्लास में ये बात क्लियर किया था, हाँ कि नहीं? तो इसीलिए मेज़रमेंट के भी यूनिट अलग अलग। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर देखा जाता है तो उसको यूनिट किस में कहते हैं, बैरोमीटर, बैरोमीटर। और किसी भी इनबिल्ट स्ट्रक्चर में अगर हम प्रेशर डालते हैं, गैस डालते हैं, तो हम इसको देखते हैं, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा ना, तो इस बात को ध्यान रखें। तो अभी हमने विंड के साथ जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए, और विंड के साथ पढ़ने के बाद अब हमारे पास दूसरा कंसेप्ट ये आता है कि टाइप्स ऑफ विंड क्या होते हैं, और उसको थोड़ा सा हम समझेंगे, फिर से हम बाद में थोड़ा सा लिखेंगे इसमें। तो टाइप्स ऑफ विंड में जो है कुछ ऐसे विंड्स होते हैं जो पूरी धरती पर चलते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लानिटरी विंड्स या प्राइमरी विंड्स। तो प्लानिटरी का मतलब होता है पूरी धरती पर चलने वाला, और पूरी धरती पर जो चलने वाला होता है उसके लिए हम धरती को प्रेशर बेल्ट्स के साथ बांटते हैं। और मैंने आपको बताया था कि धरती पर कितने प्रेशर बेल्ट्स हैं, 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 प्रेशर बेल्ट। और 7 प्रेशर बेल्ट्स में गर्म का रीज़न, जिससे गर्म होके हवा ऊपर उठ जाती है, वो रीज़न सिर्फ और सिर्फ आपका इक्वेटर है। और एक और जगह से हवा उठ जाती है जिसका नाम है आपका सब पोलर रीजन, जहाँ से हवा उठने का रीज़न जो है गर्मी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर धरती का स्लोप बन जाता है। तो इस तरीके से अगर यहाँ से हवा उठेगी तो जाहिर सी बात है वो तो बैठेगी कहीं ना कहीं की हवा आकर। तो ये सब हवा जो है, जो दूसरे आस पड़ोस की हवा जो है, ये हवा जो है, ये हवा यहाँ पर आके बैठ जा रही है। अब आप कहेंगे इसको आपने रेड बनाया, इसको आपने वाइट क्यों बनाया? क्योंकि जब ऊपर उठ गई तो बाद में वो कंडेंस हो गई, ठंडी हो गई, और ठंडी होने के बाद फिर नीचे बैठ गई। क्योंकि गर्म ही होती तो फिर नीचे बैठती ही क्यों, है कि नहीं? सही बात। तो नीचे से गर्म से ऊपर उठ गई, और उठने के बाद जब ये ठंडी हो गई है तो ठंडी होने के बाद यहाँ पर बैठ गई, और बैठने के बाद यहाँ का एयर का वॉल्यूम जो है बढ़ा दिया, जिसके कारण ये बन गया हाई प्रेशर, और हवा उठने से क्या बन गया? तो धरती पर जो है हवा चलने का जो बेसिक रीज़न हमने पढ़ा है, इसमें प्रेशर इन ग्रेडियंट्स को ले सकते हैं, और प्रेशर इन ग्रेडियंट्स का फ़र्क जो पड़ता है वो टेम्परेचर से होता है नॉर्मली। लेकिन एक जगह पर टेम्परेचर से नहीं होता, उसका नाम क्या है? स्लोप, धरती का स्लोप। यानी कि स्लोप होने के कारण जो है यहाँ की हवा जो है उठकर बाकी की ओर शिफ्ट हो जाती है। तो क्या हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? yes, इस बात को समझ पाने के बाद अब हम, क्योंकि पूरी धरती को पढ़ रहे हैं और पूरी धरती पे जो हवा चल रही है, तो हमें इसको एक कंसेप्ट में पढ़ना होगा जिसको हमने कहा प्लानिटरी विंड्स। प्लानिटरी विंड्स में ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर एस्टर्लीज पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले एक वर्ड को सिर्फ लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे। 0 डिग्री और इसको हम 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ले लेते हैं। जब भी ये नॉर्थ और साउथ कहा जाता है तो इस बात का ध्यान रखना है कि 0 डिग्री के ऊपर भी नॉर्थ है और 1 ही डिग्री है, और 0 डिग्री के साउथ में भी वही डिग्री है। और इस डिग्री के बीच में जो हवा चलती है, इस पर धरती पर सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं, व्यापार होते हैं, इसलिए इसका नाम कहा गया है ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं। ट्रेड विंड यानी व्यापारिक हवा कहते हैं। इस व्यापारिक हवा को नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमें देखना होगा, अगर यहाँ से हवा उठ गई है
तो इस जगह पर हवा आके बैठनी चाहिए कहीं से, तो बैठेगी कहाँ से, ऐसे और ऐसे करके बैठनी चाहिए। एरो को सिर्फ देखिएगा कहाँ पर से बैठेगी, ये हवा उठेगी तो दूसरी जगह से आके बैठेगी ना कहीं से। तो इस तरह से ये बैठने की हवा जो है, ये वाली जो है ना, इसी के ऊपर साइंस ने रिसर्च किया। ये तो कंसेप्ट तक क्लियर है इसमें कि जहाँ से हवा उठेगी उस जगह पर वैक्यूम बन जाएगा, और वैक्यूम बनने से कुछ ना कुछ तो भरेगा। हमने पिक्चरों में देखा होगा कि ये तूफ़ान से पहले की शांति है, तूफ़ान से पहले की शांति है। तो शांति का मतलब क्या होता है, वहाँ से हवा हट गई तो बिना हवा के जगह कैसा हो गया, वैक्यूम हो गया। तो वैक्यूम हो गया तो बिल्कुल शांत नज़र आ रहा है, लेकिन ये शांत कब तक है, क्योंकि उसके बाद जो हवा चलेगी कैसे चलेगी, बहुत तेज़ चलेगी, क्योंकि भरने के लिए, फिलअप करने के लिए आएगी कि नहीं आएगी। तो इसी फिलअप करने के लिए ऊपर से और नीचे से हवा आ रही। तो इसको हम ट्रेड विंड क्यों कहते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रेड विंड क्यों कहते हैं। क्योंकि समुद्र में व्यापार जब किए जाते थे तो आज के दिन में मोटर इंजन्स बने, है ना, बहुत सारे मोटर लगा दिए जाते हैं बड़े बड़े शिप में और वो मोटर से चलते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में शिप के ऊपर जो है, आपने देखा होगा इस तरह से जो है उस विंड का यूज़ किया जाता था जिससे कि उनके फ्लो को डायरेक्शन दिया जा सके। सही बात है कि नहीं। तो हमने पहले देखा कि पहले इस तरह से जो है विंड को कंट्रोल करके जो है इसको हम शिप्स को चलाया करते थे। तो जाहिर सी बात है इस शिप को चलाने के लिए, जैसे मान लीजिए शिप आप चला रहे हैं, उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, और आपने हवा को अगर अपने सपोर्ट में ले लिया तो स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और बिना किसी लेबर के, बिना किसी फोर्स के जब आपके पास बिजनेस में हवा का यूज़ कर पा रहे हैं एज ए रिसोर्स, तो हमने इसको कहा ट्रेड वाली विंड्स। तो इसलिए ट्रेड वाले विंड्स को हम लोग धरती पर 35 डिग्री साउथ और 35 डिग्री नॉर्थ से 0 डिग्री की तरफ पड़ते हैं। यहाँ तक हम लोग क्लियर है कि नहीं, सभी लोग एक बार बताएं क्लियर है कि नहीं। अगर हम क्लियर है इसमें, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन का नाम है, ये हवा क्या परपेंडिकुलर 0 डिग्री पर चलती है या नहीं चलती है। साहिल आप बताइए कैसे चलना चाहिए, खड़ा हो जाइए आप, पीछे पीछे, मोनू के बगल में, क्या नाम है, अनिकेत, बताइए कैसे चलना चाहिए इनको, परपेंडिकुलर नहीं चलेगा, कैसे चलना चाहिए। सर जो नॉर्थ साइड हवा रहता है वो राइट साइड की, नॉर्थ में, नॉर्थ वाली हवा जो है राइट में मुड़ जाएगी, और साउथ वाली ये लेफ्ट साइड। क्लियर, बैठिए। अब ये हमने जो कह दिया ना, इसी कहने को जो है धरती पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने इस हवा को बताने का काम किया, और आपके एग्ज़ाम ने भी क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा, जिसमें कि आपका फेरेल का नियम क्या कहता है, बाइस का नियम क्या कहता है, और कैरियोलिस का नियम क्या कहता है। मेरी बात समझ में आ रही है। हमने ये कंसेप्ट जो पढ़ा है ना, ये एक नेचुरल रॉ कंसेप्ट है, यही है सच। इसी सच को बताने के लिए, जैसे कि कहते हैं ना कि धरती पर अगर कोई ओमनीपोटेंट है तो उसका नाम है गॉड। तो गॉड एक धर्म मानता है, दूसरा भगवान मानता है, और तीसरा उसको अल्लाह मानता है। सही बात है ना। अब इसी कंसेप्ट को बताने के लिए हमारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने विचार दिए, और एग्ज़ाम में आपके जो है इन्हीं साइंटिस्ट के नाम के साथ वो कंसेप्ट को पूछा जाता है, और पूछे जाने पर जो है हमारे पास ये क्वेश्चन टफ नज़र आते हैं। तो मैंने इस सेक्शन को जो है एक साथ लिखने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हमने देख रहे हैं कि ये धरती पर चलने वाली हवाएं हैं, और हवा जो है इस डायरेक्शन में चल रही है। अभी डायरेक्शन को इग्नोर कर दें, लेकिन धरती पर हवा चलने का सबसे बड़ा रीज़न मैंने अभी क्या बताया आपको, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू, तो लो प्रेशर उसको कहते हैं जहाँ से हवा हट जाती है। हवा हट जाएगी तो लो हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर जो है किसी कारण से हवा भरी हुई है और ये हवा हट गई, तो हटेगी तो दूसरी जगह से हवा आएगी। तो जहाँ पर हवा नहीं है उसका प्रेशर हवा का तो लो ही होगा ना। तो इस तरीके से लो प्रेशर जो होता है उस जगह पर हाई प्रेशर वाली हवा चलती है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक बलून फुलाना है, बलून जानते हैं ना, अच्छा बलून फुलाना आपको, तो आप मुंह पे बलून लेके रख लीजिए, फूल जाएगा वो, क्या करेंगे, हवा फूकेंगे। तो बैलून के अंदर अगर हवा कम है या नहीं है, तो आप अंदर से हवा ज़्यादा भरेंगे तब फूलेगा, कि नहीं फूलेंगे तब फूकेगा। तो ज़्यादा यानी आपका प्रेशर लगेगा तभी तो फूलेगा ना। तो कहने का मतलब है कि हाई प्रेशर से ही लो प्रेशर में हवा जाती है, हाई प्रेशर से। और इस फील को अगर करना चाहते हैं आप ये, तो कभी बैलून फुला के मुँह पे रखिए। सभी ने बैलून फुलाया होगा ना अपने लाइफ में, अंदर की चली गई इसमें, बलून फुलाने में चली गई। अभी नहीं तो रुक जाइए थोड़ा सा, बलून को थोड़ा सा फुलाइए, बड़ा सा बलून लेके फुला दीजिए इसमें, फिर आपका मुंह थक जाएगा थोड़ा सा। फिर एक काम करिए, उसको मुंह में लेके हवा मत फुलाइए। अब आप देखेंगे वही बैलून की हवा कहाँ अंदर आ रही है, मुंह में जा रही है। तो हम अपने अंदर की हवा से फोर्स दे रहे हैं, तो यानी हाई प्रेशर है तो बाहर से फूल रही है। लेकिन जब हमने हवा देना बंद कर दिया तो वही फोर्स वाली हवा आपके मुँह में भी जा रही है। तो हवा कैसे चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी कि अगर हमें बलून फुलाना है तो बलून में हवा प्रेशर से ही डालना पड़ेगा,
सीधे ऐसे पकड़ लेंगे तो हवा नहीं फूल जाएगा इसमें। उसी तरीके से पहला कंसेप्ट हमारे पास एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू। अगर इस कंसेप्ट में अगर आपने एग्ज़ाम में गलती किया तो मेरे हिसाब से आपसे ज़्यादा कोई इस जगह पर ध्यान रखिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक पॉइंट बताया मैंने। हमेशा हवा के चलने का ये रीज़न होता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि हाई प्रेशर लो प्रेशर बनता कैसे। तो जाहिर सी बात है कि लो प्रेशर किस कारण से नॉर्मली बनता है, टेम्परेचर से। गर्मी के कारण उस धरती वो जगह का हवा गर्म करके ऊपर उठ जाता है। तो इसीलिए हम लोग दूसरा रीज़न देखेंगे इसमें। कॉरियोलिस और बाकी सब जो है रूल्स मैंने बनाए। थोड़ा सा इसको बड़ा साइज़ कर देता हूँ ताकि आप इसको पढ़ने में आसानी से समझें। अब देखिए इसमें सेकंड कॉरियोलिस है, दूसरा है बाइस बैलेट रूल। ये फिजिक्स का भी टॉपिक है आपका। और नेक्स्ट है आपका फेरेल का। ये सारे नियम यही बात कहते हैं, इसलिए प्राइमरी कॉज मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सारे नियम यही बात कहते हैं, बस वर्ड का अंतर है। और इस वर्ड से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में आपको डिफरेंसेस आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कॉरियोलिस की बात करते हैं। तो धरती पर अगर देखा जाए इसमें, तो धरती जो है गोल है। धरती का जो है सबसे पहले कौन सा भाग है जो घूमते समय एटमॉस्फेयर को अपने टच में लेता होगा, इक्वेटर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बल्ज है इसमें। तो यहाँ पर हवा सबसे पहले टकराएगी, क्योंकि धरती जो है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक ऐसे करके कुछ चीज़ पकड़ लेके चलूँ जो कि थोड़ा सा स्पेरिकल है आगे की तरफ से कुछ बॉडी में, अगर मैं भागूँ इसमें तो हवा जो है पीछे टकराएगी पहले कि आगे टकराएगी। जो सबसे पहले आगे हवा के साथ टच करेगी वही टकराएगी। तो धरती का सबसे पहले रोटेशन रिवोल्यूशन को समझना है। रिवोल्यूशन में धरती भाग रही है, तो भागेगी तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हवा कहाँ से टकराएगी, इक्वेटर से टकराएगी। इक्वेटर पे टकराएगी और यहाँ पर तो हवा टकराई ही नहीं, यहाँ पर तो हवा नहीं टकराई। तो ये हवा जब अंदर घुसी तो यहाँ पर हवा वैक्यूम में थी, खाली थी। तो हवा ने देखा जहाँ पर खाली है वहीं चलेंगे, तो ये ऐसे घूम गई। हवा हाई प्रेशर से तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हवा यहाँ टकराई, तो यहाँ टकराई तो अंदर की तरफ आई, तो देखा कि यहाँ हवा नहीं पहुँची अभी तक, तो वहाँ पर घूम गई। इसी तरह से यहाँ पर भी हवा ऐसा करके ये घूम गई। तो साउदर्न हेमिस्फेयर में या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हवा राइट की ओर और साउदर्न हेमिस्फेयर में हवा लेफ़्ट की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, नॉर्थ में राइट की ओर, साउथ में लेफ़्ट की ओर मुड़ जाएगी। बैठे रहिए ना, ऐसे बोलिए। सर लेफ्ट में इधर आपका लेफ़्ट जो है, आप इधर से भाग रही है ना, हवा के डायरेक्शन से भाग रही है। इमेज तो करना पड़ेगा। आप अगर हवा की तरफ से चल रही हैं इसमें, तो आपका राइट लेफ्ट कैसे होगा? इतना समय लेंगे, इतना समय लेंगे, इतना समय नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से एरो बना है उस तरह से ही हमारा डायरेक्शन है ना इसमें। अभी भी ले लीजिए, रुकें कि और चलें? हाँ, रुकने का जगह नहीं था इसमें, है ना। अब मैं आपको बताऊं ये प्रॉब्लम आपको क्यों आया होगा, क्योंकि आपने बाइस रूल को कभी से पढ़ लिया होगा। बाइस रूल में क्या होता है, पीठ की तरफ से हवा चलने वाला रूल बताया। इसी नियम को आगे पीछे ऐसे करके बता दिया, जिसके कारण हम कह रहे हैं हवा पीठ की तरफ से आ रही है, कैसे आ रही है? अरे वो ऐसा नहीं, अभी हवा ऐसे ही लेके चल। अब देखिए हुआ क्या है ना कि 0 डिग्री के पास जो है ना, थोड़ा सा धरती को देखेंगे, ये जो लाइन हमने बनाया है, ये लाइन से धरती यहाँ पर स्लोप जो है वो थोड़ा दूर के बाद से स्लोप हो रहा है। धरती का लगभग 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे जो है बराबर है, वहाँ से हवा नहीं घूम रही है। तो इस जगह की हवा घूमने की जगह पर इस जगह से हवा घूम रही है। और इसी बात को कॉरियोलिस ने कहा। कॉरियोलिस ने कहा है कि भाई धरती पर जो है ना स्फेरिकल शेप होने से हवा घूम जाती है राइट की ओर ऊपर, लेफ़्ट की ओर नीचे। और कॉरियोलिस ने इस बात में एडिशनल जोड़ा है ये कि 0 डिग्री के ऊपर के कुछ क्षेत्र में और नीचे के कुछ क्षेत्र में हवा नहीं घूमती है, क्योंकि वो बराबर होता है, हवा बराबर में इसको मिल रही होती है, इसलिए यहाँ से हवा नहीं घूमेगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि धरती इस तरह से बना हुआ है, ऐसा तो है नहीं। धरती जो है गोल है, तो गोल है तो कुछ जगहों पर तो धरती बराबर होगी ना। तो कॉरियोलिस कहता है आपका कि धरती के बीच में जो है कुछ ऐसा स्पेस है जहाँ पर हवा नहीं घूमती है, और 0 डिग्री के ऊपर से हवा घूमती है, वहाँ से हवा नहीं घूमती। क्या बात घुसी? हाँ, नहीं घूमने का कारण क्या है, वहाँ से धरती कैसी है, प्लेन में है, और धरती के 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे के तक जो है हवा नहीं घूमती, जिसको हमने कहा डोलड्रम का रीजन। ठीक है, ये कंसेप्ट चल रहा है आपको, आप कितना लिख पाएंगे बाद में सोचिएगा। अब जो है हमने कॉरियोलिस को समझ लिया, अब 22 बैलेट नियम को समझ लिया, है ना। लिखेंगे बाद में, शॉर्ट में आपके लिखने के लिए मैंने बताया, ताकि आपको लिखने में परेशानी ना हो। कुछ लोग लिखने में बड़ी परेशान होते हैं। अब देखेंगे धरती पर हवा अंदर चल कैसे रही है।
हमने ये पढ़ लिया कि धरती पर नॉर्थ में, नॉर्थ साउथ तो पता होगा ना आपको, तो 0 डिग्री के नॉर्थ कहाँ पर होगा? 0 डिग्री के नॉर्थ ये पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा, इसके नीचे का साउथ पूरा साउथ हेमिस्फीयर होगा। एक ही नियम को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग शब्दों में बताया और एग्ज़ाम ने क्रिएट कर दिया क्वेश्चन, और विंड्स इसलिए बहुत ही साइंटिफिकली टेक्निकल टॉपिक बन जाता है। अब देखते हैं 22 का नियम क्या कहता है। 22 का नियम देखिए, हवा को पीठ के साथ जोड़ रहा। मुझे समझ में नहीं आता हवा को पीठ से जोड़ने का ज़रूरत ही क्यों था, कि जिस जगह पर हवा चले यार आप पीठ के बल खड़े हो जाए। अरे पीठ के बल क्यों खड़े हो जाए भाई? सिंपल सा हमने पढ़ लिया, प्रेशर से समझ में आ गया, तो अब पीठ के बल ज़बरदस्ती करवा रहा है इसमें। एग्ज़ाम ने पूछ लिया तो पकड़ना तो पड़ेगा हमें। अब देखिए इसमें, इफ़ वी स्टैंड विद द बैक टू द विंड, अब बताइए जहाँ से हवा चल रही है क्या करें? पीठ कर दें उसमें, यानी कि अगर हवा पीछे से ऐसे चल रही है इसमें, तो हम पीछे से पीठ कर दें। शब्द वही है, हवा को पीठ में दे दें इसमें। तो हवा को अगर हम पीठ में ले लें तो फिर हवा कैसे चलेगी? देखिए, यानी कि अगर कौन सा सिद्धांत हवा के चलने के लिए बैक साइड या पीठ की बात करता है? ये क्लियर हो गया आपको? बैक साइड या पीठ का यूज़ यही कर रहा है इसमें। हिंदी में पीठ कहते हैं इसको, बैक साइड को पीठ कहते हैं इसमें। अब हम देखेंगे इसमें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा। वही चीज़ जो हमने अभी पढ़ा था, जो आपने बता दिया था इसमें। लो प्रेशर एरिया इज़ ऑन द लेफ्ट एंड द हाई प्रेशर एरिया इज़ ऑन द राइट। अब बताइए ये हवा जो है किस तरफ चलनी चाहिए थे? ऊपर में राइट की तरफ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे चलती है? राइट चलती है। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, इसी कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे, समझाने का तरीका अलग। अब हवा कैसे चलती है? लो प्रेशर से हाई प्रेशर कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो जाहिर सी बात है कि ये हवा अगर ऐसे चल रही है तो इस जगह पर जो है क्वेश्चन मार्क, हाई प्रेशर है कि लो प्रेशर है? लो प्रेशर है। तो अब यही बोल रहा है, तो यहाँ पर लो प्रेशर है, तो हवा यहाँ से जो चली है यहाँ पर हवा क्या थी? ठीक बात है। तो यही बात तो सभी ने बताया, यही बात तो सभी ने बताया। इसको हाई प्रेशर लो प्रेशर करके कॉम्प्लिकेटेड किया गया। अब आप देखिए, लो प्रेशर एरिया इज़ ऑन द लेफ्ट। अब आप यहाँ से चल रहे हैं इसमें, तो लो प्रेशर एरिया आपके लेफ्ट में पड़े, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात है, तो आपके लेफ्ट में पड़ेगा ये। तो लेफ़्ट साइड जो है आपका पीठ की, हवा की तरफ अगर आप पीठ कर लें तो यहाँ पर अगर लो प्रेशर एरिया होगा तो ये हाई प्रेशर से यहाँ की तरफ चलेगा। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? साउदर्न में हवा किस तरफ चल रही है? लेफ़्ट की तरफ चल रही है। तो आपको जो है अगर इसको समझना है तो आपको पहला वाला रूल लेके चलना होगा कि 22 रूल ने अगर पूछा है क्या बताया इसमें, तो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इतना ही वर्ड को पकड़ेंगे तो आपका कंसेप्ट बनेगा। और बाकी आपको ये पढ़ना होगा जो हमने पहले पढ़ा हुआ था कि हवा जो है नॉर्थ की तरफ जो होगी, 0 डिग्री के ऊपर जो नॉर्थ होगा उस पे जो भी हवा का डायरेक्शन होगा वो राइट की तरफ ही होगा, और साउदर्न में होगा तो किस तरफ होगा? लेफ़्ट की तरफ ही होगा। ये बेसिक कंसेप्ट को अगर ध्यान रखें तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं फेरेल के नियम में। फेरेल का भी नियम जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फेरेल के नियम किसने पढ़ा है? 11th पढ़ा है कि 10th में पढ़ा है? 10th 11th या 12th में है शायद फेरेल का नाम। फेरेल्स लॉ स्टेट दैट ड्यू टू अर्थ रोटेशन कोरियलिस इफेक्ट। अब पृथ्वी के घूमने से जो है हवा बन रही है भैया, जाहिर सी बात है पृथ्वी के घूमने से ही तो एयर जो एटमॉस्फेयर में है वो धरती के सरफेस से टकराएगी और हवा बनेगी। ये तो बात हमने पहले पढ़ा था। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मूविंग एयर इज़ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट। नॉर्थ में क्या बनेगा? राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। साउदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स। एक ही बात को सभी ने कहा, तो 100 बात की एक बात है। तो 3 प्रिंसिपल को हमें ध्यान रखना है। प्रेशर के डिफरेंस से हवा चल रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मुड़ती है, साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर मुड़ती है। और 22 रूल ने बताया कि प्रेशर के डिफरेंस से चलती है, और फेरेल के नियम ने बताया कि धरती को घूमने से चलती है। दोबारा टच करूँगा पॉइंट्स को, सुन के बताइएगा। अब मुझे बताइए 22 का नियम जो है हवा के चलने का क्या कारण बताती है? प्रेशर डिफरेंस। और फेरेल का नियम क्या बताती है? रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्योंकि रोटेट करेगी तभी तो हवा, एयर जो है घूम के दाएं और बाएं घूमेगी। और हवा का डायरेक्शन सभी सिद्धांत में कैसा है? नॉर्थ में राइट, साउथ में। इस कंसेप्ट को लिख लीजिए। 3-4 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम को वैसे ही बन जाएंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ध्यान रखेंगे इसमें। लिखने वाले क्या हैं ये पहले देख लीजिए। हेडिंग बनाएंगे विंड्स,
और विंड्स बनाने के बाद लिखेंगे टाइप्स ऑफ विंड्स। टाइप्स ऑफ विंड्स बनाएंगे पहले हेडिंग है आपका विंड्स, दूसरा आपका टाइप्स ऑफ विंड्स है। सिर्फ आपको भी यही लिखना है। टाइप्स ऑफ विंड्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लिख लीजिए पहले, और अभी हम सिर्फ इसी के ऊपर जा रहे हैं। पूरा सेक्शन को लिख लीजिए, डिस्क्राइब कुछ ना करिएगा। हम लोग विंड्स के दूसरे क्लास में हैं, तो जाहिर सी बात है ये दूसरा क्लास आपका जो है पहले क्लास के कुछ कंसेप्ट को तो कैरी करेगा, है ना, इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए हम पूरा इसको लिख ले रहे हैं, फिर इसको आज वाले सेशन को समझेंगे। अब हम हेडिंग बना लेंगे इसमें, रीज़न ऑफ विंड्स ऑन द अर्थ। रीज़न ऑफ विंड्स ऑन द अर्थ। रीज़न ऑफ विंड्स ऑन द अर्थ। नीचे एक नोट से शुरू करेंगे पहले, रीज़न ऑफ विंड्स ऑन द अर्थ। देखिए, बहने को इंग्लिश में दो वर्ड से जाना जाता है, पानी भी बहता है और हवा भी बहता है, ठीक बात है ना। तो पानी बहता है तो हम उसको फ्लो कहते हैं, और हवा बहता है तो ब्लो कहते हैं, ठीक बात है। तो अब लिखेंगे इसमें ब्लोइंग एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ब्लोइंग एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉमनली नोन एज विंड। ब्लोइंग एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉमनली नोन एज winds. Blowing air of the atmosphere is commonly known as winds. लिख लिया? ठीक। अब हम नोट वाले पॉइंट से हटकर आ जाएंगे रीज़न ऑफ ब्लोइंग विंड्स में, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था। अब जो है सबसे पहले ये वाला डायग्राम मोटे तौर पर बना लीजिए। डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिए, थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो दिखेगा, एरो किस तरफ जा रहा है वो सब पता चलना चाहिए आपको।
डायग्राम बन गया? Yes, sir. चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस लिख लेते हैं। हमने हेडिंग बना दिया था इसमें, रीज़न ऑफ ब्लोइंग विंड्स। पहला रीज़न लिखना स्टार्ट करेंगे इसमें, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इस बात का ध्यान रखें, ये सबसे पहला रीज़न है आपका विंड के चलने का। ये रीज़न क्लियर हो गया हमारा? कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए अब हम अलग अलग प्रिंसिपल्स के साथ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कॉरियोलिस इफेक्ट। कॉरियोलिस इफेक्ट में ये वाला डायग्राम आपको बनाना है जिसको मैंने 1 कहा है, और जब लिखेंगे तो उसके साथ एक नोट में पॉइंट भी लिखना होगा, पहले लिख लीजिए इसको। एग्ज़ाम के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। थोड़ा फास्ट चलना है बेटा, जल्दी लिखो। तो कोरियोलिस अगर पूछा जाए तो किसके कारण चलता है, तो अर्थ के रोटेशन के कारण चलता है। इस बात का ध्यान रखें, इसलिए पॉइंट में ये आपका इम्पॉर्टेंट है। कोरियोलिस के बनाने के बाद ये डायग्राम बनाना है आपको, और इस डायग्राम के साथ ये विंड का तो डायरेक्शन ज़रूर बना लीजिएगा, डायरेक्शन ज़रूरी है। अब कोरियोलिस के नीचे एक नोट में पॉइंट लिखिए जो कि एग्ज़ाम का ज़रूरी पॉइंट है। कोरियोलिस इफेक्ट इज ज़ीरो, यानी कि यहाँ प्रभावहीन होता है। कोरियोलिस इफेक्ट इज ज़ीरो इन द इक्वेटोरियल रीजन। कोरियोलिस इफेक्ट इज ज़ीरो इन द इक्वेटोरियल रीजन। ये विषुवतीय प्रदेश जो होते हैं, ये इक्वेटर के पास जो होते हैं, वो ज़ीरो हो जाता है। कोरियोलिस इफेक्ट इज ज़ीरो इन द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में ये ज़ीरो हो जाता है। क्या ज़ीरो होने का कारण आपको पता चल गया? क्योंकि धरती जो है सीधे ऐसे करके गोल नहीं बनी है, ये ऐसे करके गोल बनी है, और जिसके कारण कुछ जगहों तक जो है धरती जो है बराबर है, और हवा मुड़ने के लिए जो है स्लोप होना ज़रूरी है। तो कोरियोलिस का प्रभाव कहता है कि हवा जो है तभी मुड़ेगा जब वो स्लोप होगा, और स्लोप जो है धरती के 0 डिग्री के कुछ बाद होता है, जिसके कारण इक्वेटर पर